गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विजन आईएएस के जो हम डेली के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी के साथ 5 क्वेश्चन जो इनसाइट के क्विज भी हम डिस्कस करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 5 क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर क्विज ऑफ द इनसाइट दैट वी आर डिस्कसिंग इट अबाउट लाइक दैट। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिलेटेड द विजन आईएएस का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू द इकोलॉजी सेक्शन से रिलेट करते हैं। तो लेट अस से जो हमारा सिंपल डेफिनेशन के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, पहले पूछा गया है जो द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन करते हैं, मतलब इनमें से बताना है कि जो एक पूरा स्टोरी टाइप दे रखी है तो इसमें क्या डिफाइन करते हैं कि ग्रेजुअल चेंज होता है, मतलब धीरे धीरे चेंज होता है इन सर्टेन कैरेक्टर मतलब जो कुछ उसके फीचर है धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होते हैं। एग्जिबिटेड बाय कम्युनिटीज़, किसके द्वारा एग्जिबिट किए जाते हैं, कम्युनिटीज़ के द्वारा, और वहाँ पे ग्रेजुअल चेंज भी देखने को मिलता है वन और मोर इन्वायरमेंट ग्रेडियंट में। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, किस चीज़ की डेफिनेशन देगी, मतलब ग्रेजुअल चेंज होते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट कम्युनिटी जो वहाँ के इन्वायरमेंटल चेंज जहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि कोई रिवर है, रिवर डेट चेंजेस इनटू द स्वैम्पी रीजन, तो उसी तरीके से वहाँ की जो डाइवर्सिटी है डेट ऑल्सो भी चेंजेस। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो आपसे ये पूछा गया क्या इकोटोन कहा जाता है, इको टाइप, इकोलीन, एंड नंबर 4 इकोलॉजिकल नीचे। तो आपको बता सकते हैं कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इकोनॉमी सेक्शन और पॉलिटी सेक्शन कंबाइन करके दिया गया है कि इकोनॉमी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज फंक्शन लाइक कोऑपरेटिव बट स्ट्रक्चरल टाइप द पॉलिटी, कुछ भी मान सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो बिलीव है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं तो पॉलिटी आ जाएगा। द टर्म कोऑपरेटिव जो है फाउंड कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है भी या नहीं, पहली बात तो ये भी पता होना चाहिए। नंबर सेकंड थिंग कहाँ पे रखा गया, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, पार्ट 9 बी में। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। अगर मैं बात करूँ कोऑपरेटिव की, कोऑपरेटिव जो है पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई नहीं करता था। जब हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके डाला गया था 2011 में, तब हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी 9th बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। एंड उसमें फिर फर्दर कुछ चेंजेस अलग से कुछ पार्ट में भी किए गए थे। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट में किए गए थे। यही ऑप्शन है आपके सामने, अगर आपको जो भी आंसर लगता है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ओके, जो आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा होगा, जैसे इकॉन होते हैं, पीरियड होता है, इपोक और इकॉन, इओन्स, कुछ टाइप से जिस तरीके से पीरियड को हम डिवाइड करते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से क्लासीफाई किया जा सके किस तरीके से किसी एनिमल का एंड प्लांट का एवोल्यूशन हुआ है। तो उसी तरीके से उसी के एक सब पार्ट दे रखा है पीरियड का, आई थिंक सो। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे पहले आया था कौन सा बाद में, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट लगाना है। तो सीनोजोरिक, मेसोजोरिक, पैलेओजोरिक, प्री कैम्ब्रियन तो आप बहुत बार सुनते होंगे, बट आपको अपने लेटेस्ट अर्लीस्ट टू लेटेस्ट वे में इसको लगाना है। और ये पार्ट है ईराज के। ईराज की बात करें तो किस तरीके से लगा होता है मेरे हिसाब से, इओन्स, ईराज, पीरियड एंड इपोक। तो ईरा की बात की जा रही है। ईरा में जो हमारा प्री कैम्ब्रियन है, पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सीनोजोइक है, तो आपको लगाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। उसमें से जो हमारा फिलोसफी वाला पोर्शन से लिया गया है, आपको बताना है वीरा शैविज्म, मतलब ये सेक्ट है शैव के ही अंदर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ये जो स्टार्ट किया गया था नॉर्थ ईस्टर्निज्म, इज इट, क्या ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्निज्म में स्टार्ट हुआ था, शैवनाइज्ड। नंबर सेकंड ये जो है बसवाना, अगर आपने अगर हिस्ट्री की पार्ट 2 पढ़ी हो 12th क्लास की तो उसमें दे रखा है इनके बारे में। तो क्या ये फाउंड किया गया था बसवाना के बारे में। ये अपोज करता है जो हमारी रिजिड प्रैक्टिस है किस की, जो हमारी कास्ट सिस्टम डेवलप करता है हिंदुइज्म में, रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं एंड अस्क्रिप्ट सोसाइटी है। तो उसी पे ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, ये अपोज करता है उन हर एक रिजिड प्रैक्टिसेस को जो हमारे हिंदुइज्म में, मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में लाई करती हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। क्या नॉर्थ ईस्टर्न में स्टार्ट किया गया, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सिख लीडर के बारे में दे रखा है, उसके बारे में बताना है कि करेक्ट नहीं है। सिख लीडर, सिख एम्पायर के बारे में वैसे आपको पता होना चाहिए बिकॉज अब की बार हम 55th एनिवर्सरी 550 एनिवर्सरी मना रहे हैं गुरु नानक देव जी की, जिनका जो जन्म है वो नानका साहिब में हुआ था, पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। तो एनीवे नोट करेक्ट का बताना है आपको। जो ट्रांसमिशन है सिख का, नोट अ मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु, क्या मतलब जो ट्रांसमिशन है सिख कम्युनिटी का, वो हमारे जो गुरु लीडर थे गुरु हरगोविंद सिंह के टाइम में चेंज हुआ था। मतलब एक पहले वो जो है फाइट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, लेकिन हरगोविंद सिंह ने क्या उनको मिलिटेंट फाइटिंग करने के लिए इंसेंटिवाइज किया था, इज इट। नंबर सेकंड गुरु गोविंद सिंह लीडर सिख कम्युनिटी बिकम पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। ओके, गुरु गोविंद सिंह के टाइम में, उनकी लीडरशिप के टाइम में सिख कम्युनिटी जो है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ग्रुप दोनों की तरह उभरा। मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी को, एक पॉलिटिकल पावर को ग्रैब करना, मिलिट्री फोर्स होना उनके पास, क्या ये गुरु गोविंद सिंह टाइम की लीडरशिप का कमाल था। नंबर थर्ड में जो इंस्टीट्यूशन है गुरुशिप का, जैसे हम 10 गुरु पढ़ते हैं, तो क्या वो हर गोविंद सिंह के द्वारा
भी कंटिन्यू किया गया है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द गुरु गोविंद सिंह, जो हमारे 10th गुरु थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गुरु गोविंद सिंह जो है कॉन्स्टेंट वार वो वेज करते रहे औरंगजेब के खिलाफ ताकि अपनी कम्युनिटी को एक इलाइट मान सकें। तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा आपके हिसाब से गलत है, गलत बताना है आपको। चलो आंसर देख ले रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन का, डेट इज रिलेटेड टू जियोग्राफी और द इकोलॉजी, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो हम मैंने पूछा था आपसे, करेक्टर एग्जिबिट किया जाता है कम्युनिटी अलोंग विद द चेंज। अगर हमारा इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट चेंज होता है तो उसी तरीके से कम्युनिटी जो वहाँ पे रह रही है उसमें भी इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इको लाइन डिफाइन करते हैं। तो लेट्स सी क्या इन्होंने आंसर दे रखा है। वैसे इन्होंने सभी का ही जो एक एक्सप्रेशन दे रखा है, जितने भी यहाँ पे इकोलॉजिकल इकोटाइप इकोटोन की डेफिनेशन को समझाया है। एनीवे इको लाइन की अगर हम बात करें, वैसे इसका आंसर इको लाइन ही है। एक जब हमारा इकोसिस्टम चेंज होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, तो उसी तरीके से वहाँ की कम्युनिटीज़ में चेंज होना इको लाइन कहलाता है। इकोटोन एक ट्रांजिशन होता है एरिया बिटवीन टू बायोमास है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे टेरिटोरियल है, तो किस तरीके से ये वाला जो बीच का एरिया है वो चेंज होता है। ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोमास, इट इज़ वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट। यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ जो है मीट एंड इंटीग्रेट। आप कोरल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे जो रीफ्स बनते हैं, आई थिंक जो एस्चुरीज़ बनते हैं, एस्चुरीज़ जहाँ से वो पानी गिरता है, वाटरफॉल सा होता है, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी डाइवर्सिटी 5 में पाई जाती हैं। तो वहीं का ये एग्जाम्पल है, वहाँ पर आप इकोटोन कह सकते हैं। एनीवे इट में भी नैरो और वाइड, ये नैरो भी हो सकता है, वाइड भी डिपेंड अपॉन द सिस्टम किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से उनका जो ट्रांजिशन जोन कितना बड़ा है, छोटा है, नैरो है। एनीवे इट में भी लोकल भी हो सकता है, बिटवीन टू जोन भी हो सकता है, फील्ड एंड फॉरेस्ट के बीच में भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, ट्रांजिशन बिटवीन फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। वैसे बायोम हम जब डिफाइन करते हैं, वैसे मैंने जो एग्जांपल शायद मैंने गलत लिया, बिकॉज क्योंकि बायोम को हम टेरिटोरियल टाइप ऑफ ग्रासलैंड में डिफाइन किया जाता है। आई मीन मतलब जो टेरिटरी पे जो भी टाइप ऑफ द इकोसिस्टम पाए जाते हैं तो उन्हीं में हम डिफाइन करते हैं। हो सकता है मेरा एग्जाम्पल गलत हो, बट जो मोटिव है समझाने का डेट इज राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड से फॉरेस्ट को अगर हम चेंज करते हैं, फील्ड एंड फॉरेस्ट को जब हम जोन में बांटते हैं, तो कोई भी हो सकता है। बट ये याद रखना बस, बायोम को जब हम डिफाइन करते हैं डेट इज रिलेटेड टू द टेरिटोरियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, जो कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर आई थिंक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। इकोटोन इकोटाइप सॉरी, ये एक इवोल्यूशनरी इकोलॉजी मानी जाती है। इकोटाइप समटाइम कॉल्ड इको स्पीसीज भी कहा जा सकता है। डिस्क्राइब स्पेशली डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल वेराइटी पॉपुलेशन, और मतलब क्या कि किस तरीके से जियोग्राफिकल वेराइटी पाई जाती है किसी पॉपुलेशन में, किसी रेस में, पॉपुलेशन की किसी रेस में, विद इन अ स्पीसीज विच इज अडेप्टेड टू स्पेसिफिक। मतलब क्या कि मान लीजिए एक यहाँ पे पैरट है, पैरट भी बहुत सारे टाइप के हो जाते हैं, तो वही है इकोटाइप। इकोलॉजी में टाइप आना, एक ही स्पीसीज के अंदर डिफरेंट टाइप बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन, बिकॉज ऑफ देयर अडेप्टेशन कंडीशन, ताकि वो इवॉल्व हो सके, तो उसी को ही हम इकोटाइप करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल सम डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब टाइम बढ़ता रहता है तो वो दूसरी स्पीसीज से, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से अलग होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही प्रोसेस है हमारे इवोल्यूशन का। इकोलॉजिकल नीचे इज द रोल एंड पोजीशन, और अब यहाँ पे इकोलॉजिकल नीचे है। नीचे की डेफिनेशन या रोल या पोजीशन वो कहा जाता है कि किस तरीके से दो फूड एंड शेल्टर मीट करते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक फूड, एक स्पेसिफिक हैबिटेट कंडीशन ऑफ एन एनिमल, वो इकोलॉजिकल नीचे हो जाएगा। मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन, हाउ इट सर्वाइव एंड हाउ इट रिप्रोड्यूस, किस तरीके से एक बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर का इंट्रैक्शन होता है इन्वायरमेंट। नो स्पीसीज हैव आइडेंटिकल नीचे, तो एक ही स्पीसीज़ का ऐसा माना जाता है गोज लॉ के हिसाब से कि एक ही स्पीसीज़ का, नो टू स्पीसीज़ का, मतलब एक ही स्पीसीज़ का अपना एक अलग इकोलॉजिकल नीचे पॉसिबल नहीं है। नो टू स्पीसीज़ एक ही तरीके की जो आइडेंटिकल है उनका आइडेंटिकल नीचे नहीं हो सकता है, बिकॉज क्योंकि देखो उनकी हर एक आदत सेम होगी। अगर हर एक आदत सेम हो तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन बढ़ता है तो दूसरा इवॉल्व होना दूसरे में स्टार्ट हो जाएगा, तो वो इकोलॉजिकल टाइप में नीचे में नहीं रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कोऑपरेटिव के बारे में था। तो मैंने बताया था 9th बी में तो उसको डाला ही गया था, एंड पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड 9th बी में इसको रखा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट करके 2011 में इसको डाला गया था। इनकरेज इकोनॉमी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव विच कैन हेल्प, ताकि हमारा टोटल इंडिया में प्रोग्रेस हो सके। और इसमें इंश्योर करने की बात थी कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, किस तरीके से कोऑपरेटिव ऑपरेट करना है, एंड मेंबर जो भी स्टेक होल्डर है वो रिस्पॉन्सिबल रहे वट एवर दे एक्टिविटी देते हैं। आप ऐसा नहीं है कि वो किसी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना स्टार्ट करना, नॉट एट ऑल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्ट 3 में 19(1) क्लॉज सी में जैसे एसोसिएशन का पार्ट आता है उसमें रखा गया है। पार्ट 4 की बात करें तो 43B इसमें इंसर्ट किया गया था, एंड द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोमोट वॉलंटरी इन्फॉर्मेशन। तो 43 जो स्टेट करते क्या करते हैं, द स्टेट शैल, मतलब जो स्टेट है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द एनी ऑफ द अथॉरिटी अंडर द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव इंडेवर टू प्रोमोट वॉलंटरी प्रमोशन, ताकि ऑटोनमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट बनाया जा सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपने ट्रेड यूनियन सुने तो वो भी हम कह सकते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम होती है।
ऑटोनमस फंक्शनिंग कर सके, दैट इज़ एंड आर्टिकल 343 जे आर्टिकल 3 ये जो हमारे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है उसमें भी इसको डाला गया है। नेक्स्ट में था आपको अर्लीस्ट टू लेटेस्ट दिखाना था, तो लेट्स सी। ओके, लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके से हमारे डिफरेंशिएशन जियोलॉजिकल टाइम स्केल किस तरीके से चलता है। पहली बात तो किस क्लासिफिकेशन, पहले इयोन्स होते हैं। इयोन जो है सबसे लार्जेस्ट टाइम पीरियड को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, देन उसी के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं ईरा को। सेकंड नंबर पे ईरा, एंड ईरा का ही आपसे क्लासिफिकेशन एंड टाइमलाइन पूछी गई थी। तो उसके बाद है पीरियड में जैसे हमारा क्वाटनरी हो गया, टर्शरी हो गया एंड जुरासिक हो गया, जैसे जिसमें हमारे डायनासोर वगैरह बहुत ज़्यादा थे। और फिर इपोक में जिस तरीके से हम हेलोसिन इपोक में रह रहे हैं। अभी बात अगर आपने न्यूज़ पढ़ा हो तो मेघालयन इपोक की बात चल रही थी, ये आई थिंक 2041 से स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी डिफाइन नहीं किया गया है कि ये कब खत्म होगा। एंड मेघालयन इपोक किस तरीके से स्टार्ट करने की बात है। देन बात है पैलेलोइक एंड पैलेसिन, डेट नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस बात है ईरा की, क्योंकि देखो ये इनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टी से पहले थोड़ा सा पढ़ के जाना होता है। तो लेट्स सी किस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन चलता है। सबसे पहला जो सबसे पुराना टाइम पीरियड है पैलियोजोइक, जो पार्ट है हमारे इयोन की बात करें तो इयोन का जो पार्ट है पैलियोजोइक इयोन का पार्ट है, डेट इज़ द पैलियोजोइक। उसके बाद है मीसोजोइक का मतलब होता है बीच में, एंड सीनोजोइक जो हमारा फिलहाल चला हुआ है, जिसमें पीरियड सीनोजोइक को 2 पीरियड में डिवाइड किया जाता है, टर्शरी एंड क्वाटनरी को अगेन 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है इपोक में। एंड इपोक में जो पार्ट आता है प्लियोसिन प्लेस्टोसिन, जहाँ पे हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, एंड हेलोसिन जिसमें आज हम होमो सैपियंस रह रहे हैं। ठीक है, समझ में। देखो सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड है जिसको हम इयोन बोलते हैं, तो वो है आपका डेट इज़ द पैलियोजोइक ईरा। जो भी आप बोलना चाहें, ईरा की बात करें तो सबसे पहले हम पी से स्टार्ट करना हर चीज़ को, देन है फिर मीज़ो का मतलब बीच में ही होते हैं, जहाँ पे हमारे जुरासिक, ट्रासिक एंड क्रोस्टोसिनियस टाइप ऑफ एनिमल आर ओरिजिनेटिंग, एंड दैट इज़ द पीरियड ऑफ द डायनासोर्स, मतलब डोमिनेटिंग फिगर थी उस वक्त। एंड देन सीनोजोरिक में टर्शियरी एंड क्वाटरनरी पीरियड में हम इसको डिफाइन करते हैं। इपोक जैसे हम हेलोसिन इपोक में रह रहे हैं, बस इतना पता होना चाहिए आपको। अर्लीस्ट से लगाना है तो प्री कैम्ब्रियन सबसे पहले जब हमारा इवोल्यूशन को दबाना लैंड जो टैथसी से अलग होने वाला का जो टाइम स्केल वो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में ही हुआ था, एंड जो 65 मिलियन ईयर को आई थिंक स्टार्ट हो रहा था। देन बात है अभी हमने पहले जोइक को देखा है, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक, यू कैन सी 1, 2, 3 एंड 4। सीनोजोइक जिसमें हम रह रहे हैं क्वाटनरी एंड टर्शरी पीरियड था, क्वाटनरी में 3 इपोक में हमने डिवाइड किया था, जैसे हेलोसिन जिसमें हम रह रहे हैं। एंड फिलहाल में इस वजह से जो मेघालयन इपोक है वो स्टार्ट करने की बात की जा रही है, बट अभी साइंटिस्ट एक मत पे नहीं पहुंचे कब से स्टार्ट किया जाएगा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से ये जो टाइम पीरियड है, ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज एंड डिफरेंट स्पीसीज़ का एक्सटेंशन होना। जो प्री कैम्ब्रियन ईरा है 4660 मिलियन ईयर से स्टार्ट से लेकर 540 मिलियन, जब हमारा अर्थ जो है एक ही टाइप से रॉक मटेरियल में जुड़ा हुआ था, दैट इज़ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, जो लैंड मासेज हैं जिसमें आज हम बड़ी बड़ी प्लेट टेक्टोनिक है उसको जुड़ा हुआ था, उस वक्त तक हम प्री कैम्ब्रियन पीरियड में आते हैं। पहले जो एक ईरा ओल्डेस्ट है 3 ईरा जिसमें आते हैं, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, दिस शुड नॉट बी, आप याद भी नहीं रख पाओगे, एंड इतनी ज़रूरत भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें याद करोगे दैट आई थिंक वेस्ट ऑफ योर टाइम। बात कर ले रहे हैं हमारे 5 क्वेश्चन की जो हम डेली करते हैं ऑफ द इनसाइट के करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये। ओके, पहला क्वेश्चन है कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को इन रिसेंट ईयर जो क्रेडिट ग्रोथ है बैंकिंग सिस्टम के, क्या वो हायर है देन डिपॉजिट, मतलब क्या है क्रेडिट ग्रोथ जो है हमारे बैंकिंग सिस्टम के वो हायर देन द डिपॉजिट, मतलब जितना हमारा डिपॉजिट आ रहा है उससे ज़्यादा हम लोन दे रहे हैं, क्या ऐसा है? क्रेडिट का मतलब लोन देना ही होता है। नंबर सेकंड, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो इंडिया का है, नहीं ऑफ रेशियो, हम क्या किस तरीके से हम क्रेडिट डिपॉजिट को डिफाइन करते हैं, क्या ये हम जितना बैंड लैंड कर पाते हैं, मतलब दूसरों को देते हैं जितना उसके पास पैसा आता है, टू द डिपॉजिट, मतलब क्या कि मान ले मेरे पास 700 मिलियन रुपीज़ जो है मेरे बैंक में है, एंड मैं उसको कितना लोन दे पा रही, क्या ये क्रेडिट डिपॉजिट को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्या ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का एक्सप्लेनेशन, वैसे भी आप अगर इसको तोड़ोगे क्रेडिट अप टू डिपॉजिट तो क्या है वो क्रेडिट रेशियो, आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। इफ़ द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर टू हाई हो जाती है, मतलब हमने क्रेडिट बहुत ज़्यादा दे रखा है एंड रेदर देन द डिपॉजिट, मीन डेट बैंक जो है इसके पास इनफ लिक्विडिटी है, डेट माइट नॉट हैव, मतलब उसके पास इतनी इनफ लिक्विडिटी नहीं है कि वो अगर मान लिया जाए अनफोर्सिन कंडीशन आती है इन द फ्यूचर, तो कैपिटल एडिक्वेसी एंड एसेट लाइबिलिटी मिसमैच को एज़ पर द RBI
वो उसको मेंटेन कर पाए, ठीक है। मतलब उसकी अगर मान लीजिए किसी भी बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर बहुत ज़्यादा होता है, क्या इसका मतलब ये होता है कि वो एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो RBI डिटरमाइन करता है वो ना कर पाए, इज़ इट। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सही की बात करें तो सेकंड थर्ड सही है। यस, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि देखो आप हर एक चीज़ को लिमिट में, अच्छा ठीक है आप क्रेडिट दे रहे हैं किसी को, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे पीपल, बिजनेस ग्रोथ होगी, बट इट नॉट गुड फॉर द NPA बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। कैपिटल एडिक्वेसी एंड एसेट लायबिलिटी का मिसमैच होता है तो जो PSL नॉर्म्स है RBI के, नहीं PSL नहीं, ये और RBI की वॉच लिस्ट का हिस्सा बन सकता है। ये क्रेडिट डिपॉजिट जैसे डिफाइन ही करते हैं क्रेडिट अपॉन डिपॉजिट, तो ये किस तरीके से बैंक लैंड करते हैं, डिपॉजिट हैज़ मोबिलाइज इन रिसेंट टाइम। जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कम हो रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो लेट्स सी सेकंड थर्ड यहाँ पे वैसे आंसर सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन क्या देगा। इन रिसेंट ईयर क्रेडिट ग्रोथ जो बैंकिंग सिस्टम की लोअर देन है, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू जितना हम जो बैंक लैंड कर रहे हैं। वीक डिमांड है कि रीज़न क्या है इसका, वीक डिमांड है इन द मार्केट एंड रिस्क अवर्जन है, क्योंकि देखो जो बैंकिंग सिस्टम है खुद को भी अपने वॉच लिस्ट में नहीं डालने देना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से बैंक भी सोचता है कि हमें शायद नहीं करना चाहिए बैंक में, मतलब दूसरों को पैसे नहीं देना चाहिए। हर कैपिटल क्रेडिट रेशियो एट हाफ द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पॉपुलरली CD जिसको हमने कहते हैं, ये एक रेशियो है हाउ मच बैंक कितना लैंड कर पाता है डिपॉजिट इट हैज़ मोबिलाइज। नंबर थर्ड CD के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हेल्प करते हैं किस तरीके से बैंक की लिक्विडिटी को एक्सेस करने में एंड इंडिकेट करता है किस कैसे उसकी हेल्थ है। इफ़ द रेशियो अगर बहुत कम हो जाती है बैंक्स मे नोट बी अर्निंग एज मच एज दे कुड बी। अगर मान लिया जाए CD रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि बैंक जो है अर्न नहीं कर रहे हैं जितना उसको करना चाहिए। इफ द रेशियो इज टू हाई इट मीन दैट बैंक माइट नॉट हैव इनफ लिक्विडिटी टू कवर एनी अनफोर्सिन फंडामेंटल। ओके रिपीटेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द RBI का मेन रिस्क प्रोविजन अकाउंट कौन कौन से हैं। कंटीजेंसी फंड। नंबर सेकंड इज द करेंसी एंड गोल्ड वैल्यू। मतलब क्या कहने का ये है कि जो RBI कहाँ से अपने पास जो कमाई करता है, कहाँ से जो उसके मेंबर है उसकी फ़ी वो दे पाता है, उसकी सैलरी दे पाता है, तो कहाँ से उसके पास पैसा आता है, कौन कौन सी एक्टिविटी है। RBI मेन रिस्क प्रोविजन अकाउंट कौन कौन से हैं। कंटीजेंसी फंड, क्या कंटीजेंसी फंड से जो पैसा दिया जाता है। नंबर सेकंड करेंसी एंड गोल्ड वैल्यूएशन। मान लिया जाए अगर गोल्ड की पैसे की गिरावट या बढ़ोतरी होती है तो क्या वहाँ से RBI कमाता है। नंबर थर्ड इज़ द इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन अकाउंट जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ का होता है। मतलब क्या है कि फॉरेन सिक्योरिटी जो हमारे यहाँ पे है उसके कंपैरेटिवली किस तरीके से हमारा जो रुपी है अप्रिशिएट करता है, तो उसके कंपैरेटिवली जो भी उसमें इजाफा या कमी आती है तो उसी तरीके से RBI को फ़ायदा नुकसान होता है। नंबर फोर्थ इज द इन्वेस्टमेंट अगर यस रुपी सिक्योरिटी में भी अगर उसमें फ़ायदा नुकसान होता है, क्या उसको RBI को फ़ायदा होता है सीधा गवर्नमेंट को। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे चारों के चारों सही है। इन चारों ही ऑपरेशन तो नहीं कहेंगे लेकिन यस टाइप ऑफ अकाउंट दैट द RBI हैव दैट इज़ द सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम। द सेंट्रल बैंक मेन रिस्क प्रोविजन अकाउंट कौन कौन से कंटीजेंसी फंड है, उनके ही कंटीजेंसी फंड है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है या फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो हमारे 226 आई एम रियली सॉरी आई फॉरगॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ डेट फंड। आई थिंक 117 भी हो सकता है बट रियली आई डू नॉट नो। बट येस देयर इज़ अ प्रोविज़न जहाँ पे 3 अकाउंट दे रखे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उस अकाउंट की बात नहीं की जा रही है बल्कि RBI का खुद का जो अकाउंट है उसकी बात की जा रही है। तो ये चारों के चारों इसमें पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जो रेफर कर रहा है किस चीज़ का रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो टैक्स रेट एंड टैक्स बेयोंसी, टैक्स रेट एंड टैक्स इलास्टिसिटी, टैक्स बेयोंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी। मतलब आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे क्या होता था। एक जगह टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, तो ये इस तरीके से उसका ग्राफ बनता है, इन्वर्टेड यू शेप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो जब आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है टैक्स रेट बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू जो है बढ़ना स्टार्ट हो, एक पॉइंट पे आगे वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा टैक्स होगा तो टैक्स रेवेन्यू जीरो के मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अगर टैक्स रेट है बहुत ज़्यादा है मतलब तो जो हमारा टैक्स रेवेन्यू वो जीरो के अप्रोक्स है, जीरो कह सकते हैं या फिर नेग्लिजिबल बहुत कम। क्यों, क्योंकि देखो कोई अगर बहुत ज़्यादा टैक्स होगा तो क्यों देना चाहिए, तो इस वजह से कॉम्पिटेंसी की यहाँ पे चेक की जाती है। तो ये अच्छा नहीं है कि हमारा बहुत ज़्यादा टैक्स रेट हो, एक ऑप्टिमल कंडीशन होती है तो हमें वहीं लेके जाने की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द RBI रिगार्डिंग रिजर्व मनी। रिजर्व मनी का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आपको बताना है करेक्ट बताना है। क्या जो रिजर्व मनी है कंसिस्ट करते हैं वोल्ड कैश को इन बैंक्स एंड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI इज इट। मतलब रिजर्व मनी का मतलब ये होता है जो कैश है, कैश किसके पास है, बैंक्स के पास है। बैंक्स के पास किस फॉर्म में, डिपॉजिट है, डिपॉजिट या फिर जो बैंक का डिपॉजिट है RBI के पास, तो क्या वो रिजर्व मनी का पार्ट है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट बोला गया जो बैंक है यूज़ करते हैं इन रिजर्व को टू मीट द डिमांड फॉर कैश बाय अकाउंट होल्डर।
इट मीन दैट द बैंक यूजेज द रिजर्व, जो ये रिजर्व है बैंक के पास का, अपना जो कैश रिक्वायरमेंट जो दूसरे अकाउंट होल्डर को देना होता है, जो भी मान लीजिए लोन लेने आए तो वो पैसा देना होता है, तो क्या वो रिजर्व मनी से ही देते हैं? तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। बैंक होल्ड करते हैं एक पार्ट ऑफ द मनी पीपल कीप इन देयर बैंक डिपॉजिट एट रिजर्व मनी एंड लोन आउट ऑफ द रेस्ट टू वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। रिजर्व मनी कंसिस्ट करता है टू थिंग, जैसे वोल्ड कैश इन बैंक एंड डिपॉजिट और कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, जैसे हमारा CRR और SLR होता है, जो कुछ पैसा हमारा बैंक का आरबीआई के पास रखा होता है, एंड SLR जो लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है ताकि अगर कोई अनफोर्सन कंडीशन आ जाए, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाए पैसे की, तो वो रिक्वायरमेंट बैंक कंप्लीट कर सके, तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है, रिजर्व मनी इन द फॉर्म। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कीजिए कि स्टेट और सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन IMF के पार्ट है, मतलब से IMF का। नंबर सेकंड, ये लार्जेस्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन फोकस करता है प्राइवेट सेक्टर डेवलपिंग कंट्री, मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, उसमें डेवलपिंग कंट्री में पर्टिकुलरली हेल्प करता है। पर्टिकुलरली नहीं, ये बना ही डेवलपिंग कंट्री के लिए। क्या ये सही है? इसका गोल ये है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अपॉर्चुनिटीज इंप्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन, इसका मेन एम है। तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। तो सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट है, बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द या सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बट द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के जो 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर का ये IFC भी पार्ट है, जो डेवलपिंग कंट्री में सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने में हेल्प करता है। IFC एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक का जो मेंबर है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, मतलब जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसका 5 पार्ट है, उस 5 पार्ट का IFC मेंबर है। और कौन कौन से 5 पार्ट है वो? ओके लेट्स सी। जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसके 5 पार्ट। वर्ल्ड बैंक खुद से ही है, जिसको हम जो आज का हम जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देन IFC जिसकी हम बात करें, जो डेवलपिंग कंट्री में सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन या अचीव करने में हेल्प करता है। देन है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड गारंटी देने का काम करते हैं वो मीगा करती है। इसका जो रेशियो है, मतलब जो इसकी क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। एंड देन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट, ताकि डिस्प्यूट अगर होते हैं तो यहाँ पे सेटलमेंट का भी प्रोविज़न दे रखा है। रियली सॉरी, ये जो है थोड़ा आई थिंक ओके। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, फोकस करता है एक्सक्लूसिवली किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर। किस कंट्री में? तो डेवलपिंग टाइप ऑफ कंट्री में। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप 2 गोल है उसके, ताकि 2030 तक जो हमारे SDG है, या फिर जो SDG के 2 मेन कंपोनेंट है, 2 मेन गोल है, उसको अचीव करना। जैसे एंड करना एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो हमारा गोल नंबर 1 है, एंड प्रमोट करना शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इन एवरी कंट्री, तो डेट इज द एम एंड वन ऑफ द टारगेट ऑफ द गोल नंबर 17 ऑफ द SDG। फंक्शन ये है कि हम किस तरीके से ऑफर करें डेट एंड इक्विटी। ओके, डेट द फंक्शन की हमेशा हेल्प करना, एंड जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जो हमारे डेली के 5 क्वेश्चन आते हैं उनसे का ये पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक एक क्विज है, जो फ्लैग बीच है, ब्लू फ्लैग बीचेज है वो कंसिडर किया जाता है क्लीनेस्ट बीच ऑफ द वर्ल्ड, इज इट? जो मतलब ब्लू फ्लैग बीचेज हैं वो कंसिडर किए जा सकते, जिसको भी इन ब्लू फ्लैग बीचेज का टैग मिला हुआ है वो माने जा सकते हैं क्या वो क्लीनेस्ट बीचेज हैं अराउंड द वर्ल्ड। नंबर सेकंड, इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बना है जिसने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में एक ही टाइम में मैक्सिमम अटैम्प्ट में, सिंगल अटैम्प्ट में मैक्सिमम बीचेज को कवर किया गया, इंक्लूड किया गया है। नंबर थर्ड, IPCC जो है वन ऑफ द जूरी है सिलेक्टिंग करने के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को, तो वो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जा रही है कि IPCC जो है इसका पार्ट है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को देने में। देखो अगर आपको ये स्टेटमेंट पता होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो फर्स्ट गलत, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है, डी लास्ट गलत है, बिकॉज द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। अगर आपको ऊपर की इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता है तो अभी आप इसका आंसर दे पाने के लायक हैं। 8 बेचेज न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 8 बेचेज इन इंडिया वो है अवार्ड किए गए हैं इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय इंटरनेशनल एमिनेंट जूरी, जो कंप्राइज करती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंडिया जो है नाउ द फर्स्ट कंट्री बन गया है ताकि उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में 8 बीचेज सिंगल अटेम्प्ट में इंक्लूड किए गए हैं।
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? डेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ बीच, किस किस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है? तो बीच हो सकता है, मेराइन हो सकता है, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर हो सकता है, सर्व एज एन इको लेबल। द सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय द डेनमार्क बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये जो सर्टिफाइड किया जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। जो स्टिंजेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं, एजुकेशनल एंड सेफ्टी रिलेटेड इशूज़ को यहाँ पे देखा जाता है, मतलब इसको पाने के लिए बहुत कड़क क्राइटेरिया हैं, तो इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट रखता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड में जो भी फाइनेस्ट एंड द क्लीनेस्ट बीच होते हैं उन्हीं को ये टैग दिया जाता है। एंड सस्टेनेबिलिटी कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जो देखता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 2-3 दिन बीच को साफ़ किया एंड देन यू गेट द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो ये ऐसा नहीं है, ये जो है सस्टेनेबिलिटी की आप कितना उसको सस्टेन कर पाओगे उसको भी चेक करता है। और सबसे अच्छी बात ये है, तो यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन भी है। वैसे तो हर एक इंटरनेशनल बॉडी में एग्जिट ऑप्शन है, मतलब एक बार दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए दे देगा, नो, इसकी मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग करते रहना ज़रूरी है। द अवार्ड्स गिवन टू द सेफ क्लीनेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली बीचेज ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, जो हमें ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेज मिला है तो ये किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ परमिटेड है कोस्टल रेगुलेशन जोन में जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? क्या वहाँ पे ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए? क्या वहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस एंड रूम कंट्रोल होना चाहिए? क्या वहाँ पे सोलर पावर प्लांट होना चाहिए ताकि अगर धूप आती है तो डेट जनरेट द एनर्जी? एंड सोलर पावर प्लांट है तो सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ग्रीन भी है, इको फ्रेंडली भी है। लैंडस्केपिंग लाइटिंग नंबर 4 इज ऑप्शन, ताकि अगर लैंडस्केपिंग अच्छा होना चाहिए ताकि टूरिज्म वगैरह को अट्रैक्ट कर। जैसे ये चारों के चारों यहाँ पे सही। लेट्स सी, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट रिक्वायर करते हैं करते हैं सर, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे खुद से डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी बीच को हम उठा के दे देंगे, नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे वहाँ पे पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक होने चाहिए, रूम चेंजिंग करने के लिए होना चाहिए, अगर कोई कपड़े वगैरह बदलना चाहते हैं तो ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए ताकि जो भी वहाँ पे स्लजेस वगैरह है तो उसको रिट्रीट किया जा सके। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक बीचेज पे पड़ी हो, नो, डेट शुड बी क्लीन। सोलर पावर प्लांट होना चाहिए, प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि अगर कोई टूरिस्ट पर्सन आता है तो वहाँ पे उसको पानी पीने को मिले, बीचेज एक्सेस पाथ पे मिले, लैंडस्केपिंग लाइटिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अंधेरा हो, सीसीटीवी होना चाहिए, आउटडोर प्ले होना चाहिए, फर्स्ट एड स्टेशन, क्लॉक रूम फैसिलिटी, सेफ्टी वॉच टावर एंड बीच सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह यहाँ पे मतलब अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, पार्किंग फैसिलिटी होना चाहिए। इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ याद है, बट आप ये खुद से सोच सकते हैं कि जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा हो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें सस्टेनेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा हो, तो डेट कुड बी राइट आंसर। कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रुद्र मिसाइल अभी लॉन्च की गई है। मिसाइल में आपको पता होगा तो ब्लास्टिक मिसाइल होती है, सेकंड क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल जो है बिल्कुल ना डाउन द अर्थ चलती है एंड ये जो है अगेंस्ट ग्रेविटी चलती है एंड ये पैराबोलिक पाथ कवर करती है। तो इसके अपने फ़ायदे हैं, दूसरे के नुकसान हैं, किसी में ज़्यादा एनर्जी लगती है तो किसी में इतनी में। तो ये एक रुद्रदम मिसाइल है। क्या ये फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल? एंटी रेडिएशन का मतलब ये है कि जो रेडिएशन आती है वो उसको पहचान नहीं पाना, मतलब ये अपने आप को छिपा सकती है। ओके, सेकेंड ये है कि क्या ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब एयर से ये बुकाई जाती है सरफेस पे, डिज़ाइन एंड डेवलप की जाती है DRDO के द्वारा। नंबर थर्ड है एंटी रेडिएशन मिसाइल डिज़ाइन की गई है किस चीज़ के लिए? डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए जो एडवर्सरी रडार आ रहा है, मतलब रडार से छिपना ही जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल का इसकी खासियत है। कम्युनिकेशन एसेट एंड अदर रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसोर्सेज, तो आपको दोनों कौन से यहाँ पे सही? तो तीनों यहाँ पे सही है। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रदम, जो डेवलप की गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। सक्सेसफुली फ्लाइट की गई थी सुखोई 20 MK-1 जो हमने रशिया से लिया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल आर डिजाइन टू डिटेक्ट, ट्रैक, न्यूट्रलाइज एडवर्सरी रडार, कम्युनिकेशन एसेट एंड अदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज विच आर जनरली पार्ट ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम। रुद्रम जो है एक एयर टू सरफेस मिसाइल है डिज़ाइन की गई DRDO के द्वारा। अदर द रुद्रम मिसाइल रॉक ऑन द टारगेट इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग एक्यूरेटली, मतलब कि इसकी सबसे अच्छी खासियत बात ये है ये कैपेबल है एक्यूरेटली स्ट्राइक करने के लिए रेडिएशन सोर्स पे स्विच इज ऑफन बिटवीन। द मिसाइल हैज़ एन ऑपरेशनल रेंज, अगर हम बात करें रेंज की तो 100 किलोमीटर का है एंड और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द कंडीशन तो 200 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द G4 नेशन के बारे में है। G4 नेशन की बात करें तो क्या ये ग्रुप है जो हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह पाना पा चाहता है? नंबर सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है G4 नेशन इंक्लूड करता है ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सही है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की शेयरशिप लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्राज़ील भी है, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक ऑस्ट्रेलिया नहीं है लेकिन जापान भी है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, ओके ऑस्ट्रेलिया की जगह जर्मनी है तो ये ठीक हो जाता। G4 नेशन कंप्राइज करते हैं जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया, जापान एंड 4 कंट्री विच आर सपोर्ट ईच अदर बिड्स फॉर द परमानेंट सीट ऑफ द यूनाइटेड नेशन अनलाइक द G7 कंट्रीज वे द डोमिनेटर फैक्टर इन द इकोनॉमी एंड लॉन्ग। ओके, G7 का मेन एम दे रखे क्या इसका एम है, लेकिन G4 का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। G7 इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेटेंट है। क्या पेटेंट एक स्टैट्यूटरी राइट है? क्या मतलब ये एक स्टैट्यूट के द्वारा पेटेंट को
अपनाया गया एज एन लॉ इन द कंट्री एक इन्वेंशन ग्रांट करने के लिए लिमिटेड पीरियड, ताकि जो भी पेटेंटी है वो अपना रिकवर कर पाएँ जो भी उसने टाइम रिसोर्स दिया है उस चीज़ को डेवलप या फिर इन्वेंट करने में। और ये जो है रिकॉग्नाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इन एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज इन्वेंशन, ताकि उसके इन्वेंशन को किसी और को गलत तरीके से वो उसको बनाना पाए। फॉर द एक्सक्लूडिंग अदर फ्रॉम मार्किंग यूजिंग सेलिंग, और किस किस चीज़ पे यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है, जैसे सेलिंग हो गया, इंपोर्टिंग हो गया, पेटेंट प्रोडक्ट हो गया डायरेक्ट प्रोडक्ट विदाउट दिस कंसेंट, मतलब कि उसकी कंसेंट के बिना, जिसने वो पेटेंट को डेवलप किया है तो उसकी परमिशन के बिना सेल नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं एंड अगेन सेल नहीं कर सकते हैं। और ये स्टैट्यूट के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है। नंबर सेकंड, जो टर्म ऑफ एवरी ग्रांटेड पेटेंट जो है 20 ईयर है, क्या ये सही है? जो इंडिया का पेटेंट है वो इफेक्टिव है वर्ल्ड वाइड, तो पता ना कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट बिकॉज द पेटेंट स्टैट्यूटरी राइट है इन्वेंशन ग्रांटेड फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू द पेटेंटी बाय द गवर्नमेंट इन एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज इन्वेंशन। ओके, सेम ही है, 20 ईयर की इसकी वैलिडिटी रहती है। जो पेटेंट सिस्टम है इंडिया का वो गवर्न किया जाता है पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 के हिसाब से, और इसको अमेंडमेंट किया गया 2005 में भी एंड 2003 में भी इसके लिए कुछ रूल्स लेकर आए गए। 2016 में अगेन इसको अमेंड किया गया है। पेटेंट प्रोटेक्शन एक टेरिटोरियल राइट होता है किसी भी सिटीजन का उस कंट्री में रहने वाले, एंड देयरफॉर इज इफेक्टिव ओनली विद इन द कंट्री ऑफ। जब इंडिया का है तो ग्लोबली किस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स दे रखे हैं जो वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड चलती है। रीजनल टाइप ऑफ है, जैसे जस्ट स्ट्रीम होती है वो तो प्लानिटरी विंड है, वो पूरे अर्थ पे चलती है, ग्लोब पे चलती है, पूरे एरिया में कवर करती है, वो बहुत ऊंचाई पे होती है। लेकिन एक रीजनल भी होती है, तो वही है यहाँ पे चिनूक एंड इन द केस ऑफ द एंडीज पे जोंडा एंड एल्प्स पे फोन। ये जो है वार्म विंड है, लेकिन अलग बात कर ले रहे हैं। जो रीजनल है, नॉर्दर है, लिजार्ड है, ये कोल्ड है, एंड पेम्परा इन द साउथ अमेरिका, बर्ग इन द साउथ अफ्रीका, ब्रिक फिल्डर एंड सदरली इन द ऑस्ट्रेलिया, काराबुरान एंड बुरान इन द एशिया रीजन, हेल्म, मिस्ट्रेल, बोन, एलेस्टीन, लिवलैंड एंड मिस्ट्रेल इन द यूरोप रीजन। बात कर ले रहे हैं हमारे अफ्रीका रीजन की, तो सिरक्को, खामसिन एंड हरमट्टान, हबूब एक नॉन डायरेक्शन है। इसका ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाती है नीचे जाती है, क्योंकि देखो जो नीचे जाती है वो जो हमारी वार्म करंट वो नीचे जाती है। कैटाबेटिक एनाबेटिक आपने सुना होगा, तो मैं डिटेल में नहीं जाती, बट ये दोनों तरीके से चल सकते हैं एट द कंडीशन। ओके, यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है, ये पता वैसे होना चाहिए। देखो ये हमारा इक्वेटर से ऊपर 5 हमारी कोल्ड वेव है, कैलिफोर्निया की, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैनरी, ठीक है, एंड ओशियो, तो 5 ही हो गई। नेक्स्ट है पेरू के बाद है बेंगलुरु, बेंगुला एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की चलती हैं, एंड बाद में उगलेस करंट इसमें मिल जाती है, एंड डेट दे आर कंटिन्यूड विद द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अंडर द साउथ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया रीजन, राइट। पता होना चाहिए। एक बार मैंने आपको गल्फ़ के बारे में बताया था, गल्फ़ स्ट्रीम के बारे में। इसका मेन एम इज़ डेट कि ये सबसे लॉन्गेस्ट है एंड इसी के, और ये एक वार्म वाटर है, लार्जेस्ट भी है, लॉन्गेस्ट भी है, नॉर्थ अटलांटिक। ये एक 4 करंट मिल के सरकोसा सी बनाते हैं। एक इसमें ठंडी है, कैनरी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ़ स्ट्रीम एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और ये लेब्राडोर की करंट मिल के एंड गल्फ़ स्ट्रीम मिल के यहाँ पे एक नॉर्थ फाउंडलैंड का एरिया, वहाँ पे फोक टाइप कंडीशन एंड गुड फॉर द फिशरीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जो क्रॉप के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये एक ऐसा ब्रीडिंग ग्राउंड बनाते हैं डेट इज़ गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फिशेज़। तो इसी के साथ हमारे सेशन कंप्लीट होते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। एंड आई थिंक अगेन भी है क्या, ओके, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एशिया के अंदर गोबी, टकलकम, काराकोलम एंड क्रीज, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। स्टैंडी स्टोन एंड सिम्पसन लाइज इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन, टनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया लाइज इन द ऑस्ट्रेलिया अगेन रीजन। एंड एशिया अफ्रीका की बात करें तो सहारा, अरेबियन एंड थार, एंड इन द जो साउथ ऑफ अफ्रीका नामी में कालाहारी लाई करते हैं। एंटार्टिका डेजर्ट लाई करता है, लेकिन ये कोल्ड है। जितना भी यहाँ पे ब्लू में दे रखो कोल्ड डेजर्ट है। अटाकाम एंड पटागोनिया, पटागोनिया इज कोल्ड डेजर्ट है लास्ट में। एंड यहाँ पे सोनोरो, मुजावे, चीचूहुआन जो भी आप बोलना चाहिए इसको, ये एक हॉट डेजर्ट है। देन है नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू, दैट इज पार्ट ऑफ द कोल्ड डेजर्ट बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, एंड वहाँ पे अच्छी बारिश नहीं होती है, तो जिस वजह से वो डेजर्ट का एरिया बन चुका है। ओके, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है। बोस्फोरस स्टेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। ब्लैक सी को जोड़ने वाला है स्टेट ऑफ बोस्फोरस टू द सी ऑफ मरमरा, एंड सी ऑफ मरमरा को एजियन सी को जोड़ने वाला है स्टेट ऑफ डेंडेलस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पेरिस किस नदी के ऊपर है, तो सियानी नदी, फ्रैंकफर्ट रायन, वेनिस, बुदापेस्ट, बेलग्रेड, डनाबे, जो कैस्पियन सी को आई थिंक ब्लैक सी है, ब्लैक सी को ड्रेन करता है। कीवी डिनिस्टर है, बर्लिन, एल्बेग, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। रिवर कहाँ पे नियर एल्प्स से जो स्टार्ट होता है, यू कैन सी दैट, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो